वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंग्लिश बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे द होम एंड द वर्ल्ड। ये नोवेल है यानी उपन्यास है रविन्द्रनाथ टैगोर का, और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं, जब आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आपको अंग्रेजी में इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में। तो उसमें खास करके रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आना तो स्वाभाविक सी बात है, चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो पूरे भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, एक लेखक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमको जानना है कुल मिला करके, और उनकी ये रचना यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और ट्रांसलेशन इसका किया है सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है द होम एंड द वर्ल्ड, और चूंकि ये दूसरी भाषा में थी तो इसको ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। तो उसी के बारे में हमको जानना है। अच्छा, शॉर्ट समरी समझेंगे इस चैप्टर की, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड ये जो उपन्यास है, नोवेल है, इसके हम शॉर्ट समरी को यानी संक्षेप में इसको जानने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर से बनने वाले लगभग 20 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लगाऊंगा एक प्रकार से 20 क्वेश्चंस का, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक विश्वविद्यालय जिसकी परीक्षा अभी लगी हुई है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और मैं सोचूंगा कि आपको एक इंग्लिश का एक मॉडल पेपर आपको जो है 100 प्रश्नों वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर दे दिया जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए आप बहुत हेल्पफुल हो सके आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करता हूँ। ये आपका है, हालांकि जो है यूनिट 3 के अंतर्गत जो फिक्सन वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चैप्टर 1 तो ये है नहीं कुल मिला करके। हालांकि मैं शुरुआती चैप्टर्स के बारे में आप पर चर्चा करूँगा टाइम मिलते ही। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात की है तो इनके बारे में थोड़ा सा आप गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा हिंदी में जानकारी। हालांकि इनका जन्म जो हुआ था वो 6 मई को हुआ था 1861 ईस्वी में, आपको पता होगा। ठीक है, द ग्रेट रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय हैड अ फ्रेंड प्रिंस द्वारिकानाथ। तो कहीं ना कहीं पे रविन्द्रनाथ वाज द ग्रैंड सन ऑफ प्रिंस द्वारिकानाथ, यानी ये उनके ग्रैंड सन थे। इसके अलावा खास करके द्वारिकानाथ एंड सन ऑफ महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ का जन्म जो हुआ था 6 मई को हुआ था 1861 ईस्वी में। और ख़ास करके आपको पता होगा कि इनका जन्म हुआ था 6 मई 1861 को। उसी दिन जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के फादर का भी। ठीक है, यानी मोतीलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके और भी चीज़ें हैं इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे हम। हालांकि आइए चर्चा करते हैं इनके शॉर्ट समरी के बारे में। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त को 1941 ईस्वी में, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, और बड़े फेमस व्यक्ति रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और ख़ास करके ये नेशनल एक प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा से वो एक भारत की कल्पना करते हैं, और भारत को एक प्रकार से दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम और विश्व स्तर पर भारत का नाम आगे बढ़ाने में एक प्रकार से सहयोग देने का काम करते रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हालांकि और ख़ास करके जो आप इनका यह नोवेल पढ़ेंगे द होम एंड द वर्ल्ड, ये भी कुछ इसी प्रकार का ही है। ठीक है, खास करके इसमें इसकी कहानी जो है भारत की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, खास करके द होम एंड द वर्ल्ड की। और समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन का वर्णन इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से 2-3 पात्रों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा उपन्यास घूमेगा। उसमें विमला का नाम आता है, संदीप का नाम आता है, निखिल का नाम आता है, और 3 मुख्य चरित्र आपको कहानी में दिखाई पड़ेंगे, जो कि साथ साथ कार्य करते हैं। और प्रत्येक की विभिन्न जो है खास करके चीज़ें हैं जो कि अलग अलग से विचारधाराएं हैं जो कि उपन्यास में आपको दिखेंगी। 3 मुख्य पात्र हैं, एक तो निखिल है, एक संदीप है, एक विमला है। जो निखिल की मैं बात करूं तो निखिल जो है खास करके किसका मित्र है भाई? निखिल और संदीप जो हैं वो मित्र हैं। निखिल से विवाह हुआ है किसका? विमला का, यानी विमला और निखिल पति पत्नी हैं। और निखिल का मित्र है संदीप, ये बात ध्यान रखेंगे। और निखिल
कि एक प्रकार से बहन है, वो उसका नाम है बड़ा रानी, वो भी एक प्रकार से उपन्यास की एक पात्र है बड़ा रानी, जो कि एक विधवा है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा उपन्यास घूमेगा। आइए हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से उपन्यास को हम समझ सकते हैं। देखिए, शॉर्ट समरी आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रही है। इंग्लिश में लिखी हुई, इसको हम थोड़ा सा बहुत हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए देखते हैं शॉर्ट समरी, समझते हैं भाई। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, ताकि आपको विधिवत तरीके से दिखे। चलें, तो शॉर्ट समरी में यानी कि इसका संक्षिप्त सारांश समझेंगे हम। एग्जाम्स में आपसे ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से उन चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए, द स्टोरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, ये इसका नाम है, ठीक है। द होम एंड द वर्ल्ड, ये नाम है किसका? नोबल का, यानी इस उपन्यास का नाम है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो द स्टोरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इज सेट इन इंडिया एंड फॉलोज द कंटेम्पररी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। यानी कि उपन्यास जो है, ये जो उपन्यास है द होम एंड द वर्ल्ड, ये इसकी जो कहानी है, इसका जो कथानक है, वो भारतीय पृष्ठभूमि में लिखी गई एक प्रकार से कहानी है। भारतीय पृष्ठभूमि में लिखा गया एक कथानक है, एक उपन्यास है। और इसमें आप देखेंगे समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन जो है, कंटेम्पररी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, यानी कि समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन जो है, उसका वर्णन आपको दिखाई पड़ेगा। द एम्फेसिस गिवन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉलोनियल पावर्स इन द मार्केट। यानी इस उपन्यास में आप देखेंगे औपनिवेशिक जो कॉलोनियल पावर्स, औपनिवेशिक जो शक्तियां रही हैं, उन औपनिवेशिक शक्तियों के बाजार में उपस्थिति पर जोर दिया गया है। चूँकि जब ये उपन्यास लिखा जा रहा था तो उस समय भारत में कॉलोनियल पावर्स थीं, औपनिवेशिक दौर था इस उपन्यास के लेखन के समय। द मोरलिटी बिहाइंड वायलेंस, इसके अलावा अतिरिक्त हिंसा के पीछे नैतिकता तथा इस बात पर भी बल दिया गया है। एंड द अनफैथमेबल क्वेश्चंस ऑफ व्हाट डज इट मीन टू मी टू बी अ पार्ट ऑफ नेशन। अर्थात इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि राष्ट्र का अंग होने का मेरे लिए क्या अर्थ है, इस बात पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा आगे देखते हैं टैगोर्स फिलोसॉफी, रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा, उनका दर्शन। इनकरेज्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ वंस नेशन। अर्थात टैगोर्स की जो फिलोसॉफी है, टैगोर्स का जो टैगोर का दर्शन है, ठीक है, वो राष्ट्र के साथ स्वरूप संबंधों को प्रोत्साहित करता है। वो राष्ट्र के संबंधों को क्या करता है? उसके स्वरूप को, उसके स्ट्रक्चर को स्पष्ट करता है। इसके अलावा विथ वंस नेशन नाइदर denying one's culture nor following it blindly। टैगोर का जो दर्शन है वो राष्ट्र के साथ स्वरूप संबंधों को प्रोत्साहित करता है, ना कि इसके अलावा ना तो वह किसी संस्कृति को मना करता है, डिनाई करता है, और ना किसी संस्कृति को मना करता है। टैगोर का जो फिलोसॉफी, टैगोर का जो दर्शन है, वो किसी संस्कृति को मना भी नहीं करता कि डायरेक्ट नेगलेक्ट करता हो, डिने करता हो, और ना ही वो इसके अनुसरण की अनुमति भी किसी को देता है कि भाई आप इसका अनुसरण करें, ऐसा भी वो नहीं कहता। अर्थात ना तो उसका प्रमोशन करता है और ना ही उसको मना करता है कि भाई ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये चीज़ें इनमें आपको दिखाई पड़ेगी कि आप आंख बंद करके किसी चीज़ पे भरोसा भी कर लें, इस बात पर भी कहीं ना कहीं पे वो डिने करते, मना करते हैं। इसके अलावा ही बिलीव्ड स्लोली इन द पावर of individual freedom, not national, and especially not national in the western sense। he believed, खास करके
जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत शक्ति स्वतंत्रता की शक्ति में विश्वास रखते हैं। क्या रखते हैं? ही बिलीव्ड स्लोली इन द पावर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत शक्ति स्वतंत्रता की शक्ति में विश्वास करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शक्ति में विश्वास करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और ख़ास करके वो राष्ट्र की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, जो उस समय भारत देश की स्वतंत्रता है ना, उसके बारे में नहीं। यहाँ पर ब्रैकेट में आप देखेंगे नॉट नेशनल, इस प्रेजेंट नेशनलिस्टी की बात नहीं कर रहे हैं वो, इंडिविजुअल फ्रीडम की जो उस समय कॉलोनियल पीरियड होता है वो बात करते हैं। स्पेशली नॉट नेशनल इन द वेस्टर्न सेंस, वो बात करते हैं किसके? वो बात करते हैं राष्ट्र की नहीं, वो खास करके विशेष रूप से पाश्चात्य अर्थों में बात करते हैं इसका, इंडिविजुअल फ्रीडम का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शक्ति का। ओके, इसके अलावा एंड अपोज द प्री गांधीयन स्वदेशी मूवमेंट एंड इवन गांधी हिमसेल्फ हु सपोजडली आल्सो स्टडीज एट UCL। अर्थात और ख़ास करके जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये गांधी की जो पूर्व स्वदेशी आंदोलन है, गांधी से पूर्व स्वदेशी आंदोलन जो है, और ख़ास करके उसका भी और गांधी का भी विरोध आपको दिखेगा ये करते हैं, ख़ास करके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आगे समझते हैं। द थ्री मेन कैरेक्टर्स वर्क टुगेदर टू कन्वे द स्टोरी ईच हैविंग वेरियस कॉन्फेसियंस थ्रॉट द नोवेल। यानी द थ्री मेन कैरेक्टर्स, तीन मुख्य चरित्र, वर्क टुगेदर टू कन्वे द स्टोरी, कहानी का वर्णन करने में साथ साथ कार्य करते हैं। टुगेदर वर्क करते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं। प्रत्येक की जो स्वरोक्तियाँ हैं वो अलग अलग हैं और संपूर्ण उपन्यास में आपको दिखाई पड़ेंगी। ओके, आगे बढ़ते। निखिल्स अ पीस लविंग इंडियन नोवेल। निखिल जो है, अच्छा निखिल जो है केंद्रीय पात्र में आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि निखिल जो पात्र है इस उपन्यास में, ठीक है, निखिल का विवाह किससे होता है भाई? निखिल की पत्नी है बिमला। निखिल की पत्नी कौन है बाबू? बिमला है। निखिल की पत्नी है बिमला, और इसी निखिल का दोस्त कौन है? संदीप है, मित्र है, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर है। तो बिमला और निखिल इन दोनों की शादी होती है। संदीप जो कि निखिल का मित्र है, और निखिल की एक बहन भी है बड़ा रानी जिसका नाम है, वो विधवा है। ठीक है, ये एक प्रकार से मुख्य पात्र रहे हैं। निखिल इसमें केंद्रीय पात्र के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। निखिल अ पीस लविंग इंडियन नोबेल, अर्थात निखिल एक शांति प्रिय, पीस लविंग यानी शांति प्रिय भारतीय एक उत्तम व्यक्ति है, वो अच्छा व्यक्ति है, और हुज ओपिनियंस कंसाइड विथ दोज ऑफ टैगोर, अर्थात जो उसके विचार हैं निखिल के, वह विचार कहीं ना कहीं पे टैगोर के विचारों से मिलते हैं। अर्थात जो नायक होता है, चाहे मैं उपन्यास की बात करूँ या किसी भी चीज़ की बात करूँ, अधिकतर जो नायक होते हैं, चाहे किसी महाकाव्य की बात कर ले आप, चाहे किसी भी चीज़ की बात कर ले, तो जो नायक होता है, जो हीरो होता है उस कहानी का, उस कथानक का, वो खास करके उसके जो विचार होते हैं या उसके द्वारा कही गई बातें होती हैं, अक्सर वह मान ली जाती हैं कि वो बातें लेखक स्वयं कहना चाह रहा है। ये बात मैं बताना चाह रहा था। अर्थात जो लेखक होगा वो नायक से अपने विचारों को कहलवाएगा, या नायक जो कथन कहेगा उस कथन में उस लेखक के विचार इंक्लूड होंगे। क्लियर? तो ये चीज़ निखिल में आपको दिखाई पड़ेगी इस उपन्यास के अंतर्गत। निखिल अ पीस लविंग इंडियन नोबेल हुज ओपिनियंस कंसाइड विथ दोज ऑफ टैगोर, उसके विचार टैगोर से मिलते हैं, और वांट्स द बेस्ट फॉर हिज फैमिली एंड कम्युनिटी, वह अपने परिवार और अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी के लिए, विच कुड बी अंडरस्टूड एज द नेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वह खास करके अपने परिवार के लिए और अपने कम्युनिटी के लिए सर्वोत्तम चाहता है। अच्छा, यहाँ पर कम्युनिटी
और परिवार से संदर्भ खास करके आप राष्ट्र के रूप में इसको समझ सकते हैं कि राष्ट्र के रूप में उसका ओपिनियन वही रहा होगा जो खास करके उसके समुदाय के रूप में या कम्युनिटी के नज़र में हम देखते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड एज द नेशन इन द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर संदर्भ किसका है? राष्ट्र के रूप में इसको समझा सकता है। बट, लेकिन, परंतु, रिफ्यूज टू यूज वायलेंस आर पैट्रियोटिक incitement in his fight for independence because, यानी कि आज़ादी के बट रिफ्यूज टू यूज़ वायलेंस, परंतु वह आज़ादी की लड़ाई में हिंसा के प्रयोग, इसके अलावा पैट्रियोटिक इंसाइटमेंट इन हिज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, वह लड़ाई में हिंसा के प्रयोग तथा देशभक्ति के उकसाने का विरोधी है। कौन? निखिल। निखिल का विचार है कि भाई आज़ादी की लड़ाई में हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और देशभक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है देशभक्ति के नाम पर कि भाई लड़ो, तो ये भी गलत है, ऐसा मानता है निखिल। वो उसका घोर विरोधी है, क्योंकि उसका विचार जो है क्या है? बिकॉज टू ट्रनाइज फॉर द कंट्री इज़ टू ट्रनाइज ओवर द कंट्री। ट्रनाइज का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर अत्याचार के संदर्भ में लिया जा सकता है। तो खास करके निखिल का विचार यह है कि देश के लिए अत्याचार करना देश पर अत्याचार करना है। ओवर द कंट्री, ट्रनाइज ओवर द कंट्री, किस पर? द ट्रनाइज फॉर द कंट्री इज़ टू ट्रनाइज ओवर द कंट्री। अर्थात निखिल का विचार यह है कि देश के लिए अत्याचार करना, अगर आप देश के लिए अत्याचार करते हैं तो आप देश पर अत्याचार करते हैं, ये इसका विचार है। किसका? निखिल का। तो ये तो रहा भाई निखिल का जो एक प्रकार से जो मुख्य पात्र है निखिल, इसके बारे में कुछ बातें। इसके बाद में उतना ही प्रभावशाली पात्र इसमें आपको संदीप भी दिखाई पड़ेगा इस उपन्यास में। संदीप, बात की जाए तो संदीप कौन है? संदीप हिज चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ अ लोअर, गलती से निकल गया, माफ़ी चाहेंगे। तो संदीप क्या है? संदीप ही चाइल्डहुड यानी बचपन का मित्र है। चाइल्डहुड फ्रेंड, संदीप उसका बचपन का क्या है? मित्र है। किसका मित्र है? तो ये मित्र है निखिल का। ठीक है, इसके अलावा चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ अ लोअर कास्ट रेसिडेंस, मतलब कि रेसिडेंस मतलब होता है एक प्रकार से जाति, वो निम्न जाति का है, छोटे जाति का है जो संदीप है। और ख़ास करके फॉर द टाइम इन हिज हाउस एंड हिज कंसीडर्ड द इनलाइटनेड, यानी कि जो संदीप है खास करके वो निम्न जाति का है और इस समय निखिल के मकान में ही रहता है जिस समय यह नोवेल लिखा गया। तो मतलब ये दिखाया गया कि भाई वो निखिल के ही मकान में रहता है। कौन? जो संदीप है। और ख़ास करके वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रबुद्ध नेता समझा जाता है। खास करके कौन? वंदे मातरम का लीडर है ये, लीडर ऑफ द वंदे मातरम नेशनल, मतलब कि नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में जो खास करके आपको पता होगा वंदे मातरम का नारा चला था, उसका प्रबुद्ध नेता है, उसका अच्छा नेता है ये। कौन? संदीप, जो कि किसके मकान में रहता है? वो निखिल के मकान में रहता है। द नैरेटिव अनकवर्स हिज ग्रेट enthusiasm फॉर हैविंग पावर्स एंड मनी, अर्थात कथानक उसके शक्ति और धन को प्राप्त करने के महान जोश को स्पष्ट करता है। वह यानी जो कहानी है खास करके उपन्यास में अब अगर देखेंगे तो संदीप जो है खास करके ये वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय आंदोलन है इसका प्रबुद्ध नेता है। इसके अलावा इस कहानी को जब आप आगे पढ़ेंगे इस उपन्यास को तो उसमें शक्ति और धन को प्राप्त करने के लिए महान जोश है, बहुत ज़्यादा जोशीला व्यक्ति है संदीप, जो कि पावर प्राप्त करना चाहता है, जो कि धन अर्जित करना चाहता है। तो आपको पता होगा पावर और धन ये दोनों एक ही साथ रहते, जहाँ पावर है वही मनी है। कैसे? हिंदुज़्म यानी कि अब अगर आप देखेंगे सनातन धर्म की बात मैं करूँ तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भगवान के पास क्या है? दैट पावर।
उनके पास पावर है। और माता लक्ष्मी कहाँ बैठती हैं? विष्णु भगवान के पैरों के पास, उनका पैर दबाया करती हैं। तो जहाँ पावर है, जहाँ शक्ति है, वहाँ मनी है, वहाँ पैसा है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये है संदीप, ये शक्ति और धन दोनों को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए उसके अंदर बहुत विधिवत जोश भी है। बेइंग आ राउडी मतलब कि जो रेवोल्यूशन होता है उसी का एक प्रकार से उसमें ARY जोड़ दीजिए, ठीक है। रेवोल्यूशनरी इन द स्पिरिट ऑफ, कहीं ना कहीं पे जो आपका ये संदीप है, आपका नहीं मतलब जो संदीप पात्र है इस उपन्यास का, वो शक्ति और धन को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर जोश भी है और ख़ास करके एक उपद्रवी और क्रांतिकारी व्यक्ति है। जो संदीप है ये उपद्रवी है, क्रांतिकारी है। इसके ठीक विपरीत आप देखते हैं निखिल कैसा है। निखिल एक शांत प्रिय व्यक्ति है। ये इसकी विचारधारा गांधी जी से मिलती जुलती है, किसकी? निखिल से थोड़ा बहुत। और कहीं ना कहीं पे वो मानता है कि देश के लिए अत्याचार करना, देश पर अत्याचार करना है। उसके ठीक विपरीत है संदीप। संदीप जो है क्रांतिकारी है, उपद्रवी है। और वह कहता है इन द स्पिरिट ऑफ, वो कहता है कि वी शैल वांट ऑल वी कैन गेट। संदीप कहता है कि हम वह चाहेंगे जो हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो हम चाह रहे हैं वो हम प्राप्त कर लेंगे, यानी जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त करने के योग्य हैं। ये कौन चाहता है? निखिल चाहता है। वी शैल वांट ऑल वी कैन गेट, जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा निखिल का मानना है। या हम वह चाहेंगे जो हम प्राप्त कर सकते हैं। Nonetheless, our discussions also take into consideration if his action, आगे कहता है कि भाई हम वह चाहेंगे जो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे कहता है कि फिर भी हमारे विचार विमर्श के अंतर्गत यह बात भी आएगी कि क्या उसके कार्य अनैतिक होने के बावजूद न्यायोचित हैं, डिस्पाइट बेइंग immoral were in any way justifiable। तो कहीं ना कहीं पे वह यह कहता है कि अगर मतलब हम वह चाहेंगे जो हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी अगर हमारे विचार विमर्श के अंतर्गत यह बात भी आएगी कि क्या उसके कार्य यानी हमारे कार्य, संदीप के कार्य अनैतिक होने के बावजूद न्यायोचित हैं। अगर वो कार्य अनैतिक है तो भी मैं करूँगा, वो मतलब मोरलिटी इमोरल वर्क है तो भी मैं करूँगा, बशर्ते वो कैसा होना चाहिए? अगर न्यायोचित के लिए, न्याय की दृष्टि से अगर वह उचित है, अगर वो असामाजिक भी है तो चलेगा, वो अनैतिक है वो चलेगा, बट अगर वो न्यायोचित है तो काम एक प्रकार से वो करेगा, ऐसा संदीप का विचार है। तो ये है आपका संदीप, मतलब ये है आपका मतलब कि ये संदीप है, ओके, इस कथानक का एक पात्र जो कि ठीक विपरीत है निखिल के। और दोनों मित्र हैं और एक ही घर में रहते हैं। इसके बाद में आगे देखें, बिमला। बिमला इज़ निखिल्स वाइफ। बिमला निखिल की पत्नी है। हु गॉट अट्रैक्ट टू संदीप्स करिश्मा एंड rhetoric comprehension with the enchanting force of the magic mountain of the same title novel of 2 weeks ago are welcome। बिमला जो है वो निखिल की पत्नी है और ख़ास करके हु गॉट अट्रैक्ट टू संदीप्स करिश्मा, यानी वो संदीप के करिश्मे और उसकी बात करने के प्रभावशाली तरीके की ओर क्या होती है? अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। जो है
रिटोरिक माने क्या होता है? एक प्रकार से रेटोरिक माने यही होता है कि बात करने का तरीका और प्रभावशाली तरीका है बात करने का। संदीप जो है, जो कि नेता है भाई वंदे मातरम का, तो उसकी जो है नेतृत्व क्षमता भी उसके पास है, उसके पास बोलने की, उसके पास हर चीज़ को मैनेज करने की और भी एक प्रकार से नेतृत्व करने की क्षमता, मतलब बहुत विशाल क्षमता होती है उस व्यक्ति के पास, तभी कोई व्यक्ति वो नेता या वगैरह मतलब कि जो एक प्रकार से कोई मंच संचालन कर सकता है। तो जो निखिल के पास मतलब संदीप के पास पूर्ण रूप से विद्यमान है और इस बात से कहीं ना कहीं पे अट्रैक्ट होती है कौन? संदीप की निखिल की पत्नी बिमला। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पहले वह कुरूप और साधारण समझी जाती थी। कौन? जो खास करके ये है, प्रीवियसली कंसीडर्ड अगली एंड ऑर्डिनरी इन संदीप्स आइज। यानी जब संदीप उसको देखता था, संदीप मतलब जब एक प्रकार से खास करके जब वो उसका पति, क्या नाम है उसका, निखिल के दृष्टि में कहीं ना कहीं पे वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं दिखती थी उसको। और कहा भी जाता है भारतीय ग्रामों में, या फिर आप देखते हैं कि अपनी वस्तु अच्छी नहीं लगती है, या अपनी जो पत्नी होती है वह उतनी अच्छी नहीं लगती है, कुछ समय तक अच्छी लगती, फिर दूसरे की पत्नी अच्छी लगने लगती। मतलब ऐसा होता है, जो चीज़ आप चाहते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसकी मूल्य या वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पे सेम वही चीज़ है यहाँ पर बिमला के साथ। निखिल की पत्नी तो है, लेकिन वो पहले कुरूप और साधारण समझी जाती थी निखिल की नज़रों में, बट जब से संदीप की दृष्टि में वो अचानक से आई है, अगली एंड ऑर्डिनरी इन संदीप आइज, बिमला जो है सडनली बिकम्स अ ब्यूटीफुल म्यूज़। यानी कि जब से संदीप की दृष्टि पड़ी है उस पर, तो संदीप की दृष्टि में वो अचानक से एक सुंदर देवी बन जाती है। मतलब संदीप उसका बखान करता है, संदीप कहीं ना कहीं पे उसका बखान करता है, वह संदीप के नेतृत्वशाली प्रभाव से भी एक प्रकार से प्रभावित रहती है। इसके अलावा ब्यूटीफुल म्यूज़ आ गॉडेस द ungodly and the mother the childless। तो खास करके वो अचानक से सुंदर देवी बन जाती है, और ख़ास करके वह देवी जैसी नहीं है, मतलब और वह एक माँ है, यद्यपि उसके कोई संतान नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे वो एक देवी सी लगती है किसको? संदीप को। और संदीप की दृष्टि में एक महान एक प्रकार से स्त्री है, और ख़ास करके वही स्त्री पहले कुरूप थी, साधारण समझी जाती थी, और वही संदीप की दृष्टि में अचानक से क्या हो जाती है? एक अच्छी स्त्री के रूप में उभरती है, एक अच्छी माता है, जबकि उसकी कोई संतान नहीं है। फिर भी वो आगे समझें। आई कैन सी दैट यू आर दैट ब्यूटीफुल स्पिरिट ऑफ फायर। मैं देख सकता हूँ कि तुम अग्नि की वह सुंदर आत्मा हो जो which burns the home to ash and lights up the larger world with its flame। कहता है कि जो निखिल है, मतलब जो संदीप है, वो कहता है इसके संदर्भ में कि मैं देख सकता हूँ कि तुम अग्नि की वह सुंदर आत्मा हो जो घर को जलाकर राख कर देती है और अपनी ज्वालाओं से अधिक बड़े संसार को प्रकाशित भी करती है या प्रकाशित कर देती है। ऐसी एक प्रकार से है निखिल की पत्नी बिमला, जो कि संदीप की दृष्टि से, संदीप की नज़रों में। आगे समझते हैं। डिस्पाइट containing local colors, the story could be described as rather European in its style, and there are various reasons to acknowledge the romantic influences on it। खास करके डिस्पाइट कंटिन्यूइंग लोकल कलर द स्टोरी कुड, यहाँ पर स्थानीय रंग होने के बावजूद कहानी को यूरोपीय शैली में लिखा जा सकता है या लिखा कहा जा सकता है। इस उपन्यास के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि यह कहानी लोकल रंग तो इसका है, स्थानीय कलर तो है, स्थानीय एक प्रकार से चढ़ाव तो है, स्थानीयता का प्रभाव भी इस उपन्यास पर दिखाई पड़ता है, परंतु इसकी शैली जो है कहीं ना कहीं पे जो इसका खास करके जो शैली है वो कैसी शैली है? वो है भाई यूरोपियन शैली है, रेदर यूरोपियन इन द स्टाइल, एंड देयर आर वेरियस रीजंस
टू एक्नॉलेज द रोमांटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन इट। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, और खास करके इस कथानक पर रोमांटिक प्रभाव को स्वीकारने के बहुत से कारण भी आपको दिखाई पड़ते हैं, और यही कारण है कि इसको हम यूरोपीय शैली में कह सकते हैं। ठीक है, जबकि इस पर किसका रंग चढ़ा हुआ है? स्थानीयता का रंग है, स्थानीयता का प्रभाव है। उसके प्रभाव होने के बावजूद भी ये जो एक प्रकार से उपन्यास है या इसका जो कथानक है, ये यूरोपीय शैली में लिखा गया है। ओके, बिमलाज स्पिरिटेड ग्लोरिफिकेशन बीइंग ओनली वन ऑफ देम। और बिमला का खास करके महिमा मंडन उनमें से एक है। बिमला का जिस प्रकार से महिमा मंडन संदीप की दृष्टि में किया गया है या कराया गया है लेखक के द्वारा, संदीप से लेखक के द्वारा कराया गया है, वह भी कहीं ना कहीं पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये यूरोपीय शैली का एक प्रकार से रोमांटिसिज्म का प्रभाव है। ओके, इसके अलावा इन आवर सेशन इट वाज labeled as a romanticizing of the political reality। और खास करके हमारे सत्र में इसको राजनीतिक वास्तविकता के रोमांटीकरण का नाम दिया जाता है। जबकि टैगोर की बात की जाए, यहाँ पर देखेंगे, will the websites on Tagore want स्ट्राइट फॉर द रोमांटिक यूटोपिया। जबकि टैगोर की वेबसाइट में टैगोर के एक प्रकार से दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इसको सीधा रोमांटिक यूटोपिया कहा जाएगा, जो खास करके जो कहानी का एक प्रकार से यहाँ पर रोमांटिकरण का नाम, खास करके जो अगर अलग दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक वास्तविकता बोला जाएगा, वो खास करके उसके रोमांटिकरण का नाम दिया जाता है, राजनीतिक वास्तविकता के रोमांटीकरण का नाम दिया जाता है इस प्रकार के कथानक को। जबकि अगर टैगोर की भाषा में देखेंगे या उनके दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो राजनीतिक वास्तविकता के रोमांटीकरण को हम क्या देख सकते हैं? रोमांटिक यूटोपिया बोल सकते हैं। ओके, इफ़ द नेशनल थीम वर नॉट इनफ, यदि राष्ट्रीय विषय पर्याप्त नहीं होता तो उपन्यास जो है खास करके इसमें, चूँकि उस समय इसमें खास करके नेशनल थीम भी इसकी है, एक प्रकार से नेशनलिस्ट प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, राष्ट्रीयता भी इसमें दिखाई पड़ती है। तो यदि राष्ट्रीय विषय इसमें पर्याप्त नहीं होता या नेशनलिटी इसमें उतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉट इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, द नोवेल ऑफर्स अ लव स्टोरी, यानी अगर इसमें उपन्यास में पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय विषय नहीं आया होता तो यह उपन्यास ये एक प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत होती, या एक प्रकार से प्रेम कहानी के रूप में खास करके ये हमारे समक्ष एक प्रकार से आता, या एक प्रेम कहानी या एक प्रकार से एक प्रेम कहानी प्रस्तुत करता है उपन्यास हमारे समक्ष। ठीक है, एन ऑड ऑफ ऑल थिंग्स नेचुरल, एक ऐसी ऑड जिसमें सभी बातें स्वाभाविक हैं, वो प्रस्तुत होता हमारे समक्ष। एंड एन एंडिंग विथ अ मोरल, और जिसका अंत नैतिकता लिए हुए है, यानी जिसका अंत जो हुआ है, इस उपन्यास का जो अंत है वो नैतिकता पर जा करके ख़त्म होता है, ये बात भी ठीक है। और मोरेवर माई ओपिनियन इज़ द निखिल इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइटैनिक हीरो। एक विचार यह भी है कि निखिलेश या जो निखिल है टाइटैनिक हीरो का पूर्ण उदाहरण है। वो टाइटैनिक का जो हीरो है उसका ही उदाहरण है निखिल। खास करके अलोनर इन लव यानी वह प्रेम में अकेला है। विलिंग टू डाई फॉर व्हाट ही थिंक्स इज़ राइट एंड नोबल, यानी कि वह जिस कार्य को वह सही समझता है और उत्तम समझता है उसके लिए वो मरने को भी तैयार हो जाता है। कौन? निखिल। ठीक है, राइट एंड नोबल इवन इफ़ इट मीन्स स्टैंडिंग अप टू हिज फ्रेंड एंड पॉसिबल लूजिंग हिज लाइफ, अर्थात
वह जो समझता है कि भाई यह कार्य सही है, यह कार्य अच्छा है, यह कार्य उत्तम है, उसके लिए मरने को तैयार हो जाता है, भले ही इसका अर्थ अपने मित्र का साथ देना हो या अपनी पत्नी से हाथ धोना भी हो। यानी कि वह यह नहीं समझता, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वह करता है, चाहे उसकी पत्नी उससे नाराज़ हो जाए या फिर चाहे एक प्रकार से वो अपने मित्र का साथ दे रहा हो, तो साथ देने में हो या अपने पत्नी का साथ त्यागने में हो, दोनों स्थितियों में वह क्या करता है, वो अपने ही विचारधाराओं को आगे बढ़ाता है, अपनी ही विचारधाराओं से आगे बढ़ता है। वो है निखिल। ओके, आई नो सी द थॉट यू टू डू नॉट राइम योर रिदम इज द सेम। भाग्य मेरे मामले में पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखने को तुला हुआ है और इसलिए राइमिंग मित्र का कोई उपयोग यहाँ पर नहीं है। ओके, फैट सीम्स बेंट ऑन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट इन ब्लैंक वर्स इन माई केस एंड सो हैज़ नो यूज़ फॉर राइमिंग फ्रेंड। ये मतलब कि कहते हैं कि भाई जो भाग्य है वो मेरे मामले में क्या है, पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखने को तुला हुआ है और इसीलिए खास करके खाली वर्स में लिखने को तुला हुआ है और इसीलिए राइमिंग मित्र का कोई उपयोग भी नहीं है, ऐसा भी मानना है। आगे देखते हैं। द हिस्टोरिकल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट ओपन इंक्वायरी इनटू द पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया। उपन्यास की गद्य का ऐतिहासिक अध्ययन जो है खास करके वो 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं की स्थिति पर प्रश्न उठाती है ये। और इन द पब्लिक स्फेयर, सार्वजनिक क्षेत्र में अगर देखें पब्लिक स्फेयर में, बिमला क्राइड नो सिग्निफिकेंट रोल अंटिल द अराइवल ऑफ संदीप। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो बिमला की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी जब तक कि संदीप नहीं आता है। जब संदीप आता है, निखिल और बिमला पति पत्नी होते हैं, बिमला का कोई रोल नहीं होता उपन्यास में, ना ही एक प्रकार से उसके दैनिक जीवन में, या बिमला का कोई ओपिनियन नहीं होता है उस समय तक जब तक संदीप नहीं आ जाता है। संदीप के आने से बिमला अचानक से उभरती एक देवी की भांति से और वह अपने विचार भी उसके होते हैं, मतलब उसके विचार भी आगे बढ़ते हैं और उसका सुंदर भव्य चेहरा जो कि निखिल संदीप के दृष्टिकोण में है वह भी आगे आता है, सामने आता है। तो कहीं ना कहीं पे सार्वजनिक क्षेत्र में बिमला की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी जब तक कि संदीप नहीं आता है। ओके, व्हील इन द प्राइवेट स्फीयर, अगर व्यक्तिगत क्षेत्र में देखें तो बिमला तथा उसकी जो ननंद है खास करके स्फीयर, सी एंड हर सिस्टर इन लॉ फॉट फॉर डोमिनेंस। यानी जो बिमला है व्यक्तिगत क्षेत्र में अगर देखेंगे, इंडिविजुअल क्षेत्र में देखेंगे स्फीयर में, तो बिमला और जो उसकी नंद है वो प्रभुत्व के लिए लड़ती हैं, अपने प्रभुत्व के लिए, अपने एक प्रकार से बोलबाले के लिए। यानी वो सोचती कि भाई हमारा दबदबा रहे, वो सोचती है हमारा दबदबा, तो इसलिए वो एक प्रकार से फॉट माने एक फाइट का थर्ड फॉर्म है फाट, तो उसके लिए लड़ती हैं। बिमला ऑन द बेसिस ऑफ बेइंग निखिल्स वाइफ, यानी बिमला जो है वो इस बात को लेकर के इस बात पर बल जमाती है, या इस बात पर एक प्रकार से प्रभुत्व जमाती है कि वह निखिल की पत्नी है। तो वह इसलिए अपने आप को एक प्रकार से प्रभुत्वशाली एक प्रकार से होने का दावा करती है कि वह किसकी पत्नी है, वह निखिल की पत्नी होने के नाते अपने आप पर क्या बोलती, गर्व करती है। गर्व या एक प्रकार से बोले तो बिमला जो है ऑन द बेसिस ऑफ, वो किसके आधार पर इतना ज़्यादा एक प्रकार से रौदा जमाती है, ऑफ बेइंग निखिल्स वाइफ, चूँकि वह निखिल की पत्नी है, निखिल की वाइफ है, इसलिए वो एक प्रकार से क्या करती है, अपने प्रभुत्व के लिए लड़ती है। और इसके बाद में आप देखते हैं व्हील बड़ा रानी कौन है, ननंद है, यानी कि निखिल की बहन है। तो बड़ा रानी रियलाइज ऑन बीइंग द ओल्डर वन, यानी कि जो बड़ा रानी है, जो निखिल की बहन है बड़ा रानी, वो इस बलबूते पर जो है एक प्रकार से अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती, चूँकि वह
एज में बड़ी है, निखिल से वह बड़ी है, बड़ा रानी जो है वो निखिल से बड़ी है, और जब निखिल से बड़ी है तो उसकी पत्नी बिमला से भी बड़ी है बड़ा रानी, इसीलिए वह अपने विचारों को थोपने के एक प्रकार से चक्कर में रहती है। इसी चीज़ को लेकर के बिमला और उसकी ननंद उसमें थोड़ा सा तू मैं या एक प्रकार से प्रभुत्व जमाने के चक्कर में लड़ाई भी हुआ करती है। ठीक है। बी ब्राइफ्लाई compared the character of widowed sister-in-law in family hierarchies and found similarities with the West African Chinese and early Jewish culture मतलब कि कल्चर्स। विडोज़ यहाँ पर जो शब्द आया है बी वेरीफ्लाई कंपेयर्ड द करेक्टर ऑफ विडोज़। संक्षिप्त रूप से अगर यहाँ पर हम विधवाओं के संदर्भ में देखें, विधवा ननंद, यहाँ पर विधवा ननंद कौन है? बड़ा रानी जो है वो विधवा है, विडोवर्ड सिस्टर इन लॉ। तो अगर देखें इन फैमिली में अगर उसको देखें यानी तो विधवाओं के बारे में अगर बात की जाए तो विधवाओं की तुलना परिवार के पदानुक्रम में करते हैं, और पश्चिमी अफ्रीका, चाइना में और आरंभिक यहूदी संस्कृति में खास करके ये जो समानताएं दिखाई गई हैं, मतलब कि ये बातें जो इसमें दिखाई पड़ती हैं जेविस कल्चर में या चाइनीज़ में या वेस्ट अफ्रीकन कल्चर में, इन सभी में आप देखिएगा तो इन सभी में भी यही चीज़ आपको सिमिलरिटीज़ दिखाई पड़ेगी। जो दौर इस समय का इंडिया के 20वीं सेंचुरी का था, 20वीं शताब्दी में इंडिया का था। आगे बढ़ते हैं अगले पैरे में आप देखते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं इसके बारे में। विल द हाउस बिमलाज फैमिली लिव्ड इन, परंपरागत रूप से वह घर जिसमें बिमला का परिवार रहता है, ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू द इनर एंड अदर अपार्टमेंट्स, जिस घर में बिमला का परिवार रहता है आंतरिक और बाहरी अपार्टमेंट्स से बटा हुआ है। इसके अलावा प्रेजेंटेड अ क्लियर डिवीज़न बिटवीन मेन एंड वुमेन, और जिसमें खास करके पुरुष और स्त्री के बीच में खास करके क्या है, स्पष्ट विभाजन भी एक प्रकार से दिखाई पड़ता है। प्रेजेंटेड अ क्लियर डिवीज़न, एकदम से स्पष्ट विभाजन है बिटवीन किसके बीच में, मेन एंड वुमेन, मनुष्य और मतलब कि मैन एंड वुमेन में, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच में स्पष्ट विभाजन प्रस्तुत करता है। जो घर है खासकर जिसमें बिमला का परिवार रहता है, दो भागों में बटा हुआ है, आंतरिक और बाहरी अपार्टमेंट दो भागों में है। ठीक है, जो किस आधार पर बटा हुआ है, मेन एंड वुमेन। ठीक है। निखिल ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द फिजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज बिटवीन द टू जो है जेंडर्स। निखिल जो है दो पीढ़ियों के मध्य भौतिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं नष्ट करने का प्रयास करता है। क्या करता है वो? दो पीढ़ियों के बीच में जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं होती हैं उसको ख़त्म करने के प्रयास में हमेशा लगा रहता है। इन द हाउस ही एडवोकेट द एम्फीबियस, यानी कि घर में वह खास करके उभयचर कमरा जो एक प्रकार से जो उभयनिष्ठ है कमरा, मतलब कि कॉमन जो रूम्स है, तो उस रूम में खास करके उभयचर कमरों और ख़ास करके अपने विवाह में स्वतंत्रता एवं खुलेपन की क्या करता है, वह वकालत करता है। यानी रूम्स एंड हिज मतलब इन हिज मैरिज फ्रीडम एंड ओपननेस, वह खुले मतलब एक प्रकार से क्या करता है, वो जो खास करके दो पीढ़ियों के बीच में भौतिक और मनोवैज्ञानिक सीमाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। और वो जो खास करके जो कॉमन रूम्स हैं उसके लिए घर में और खास करके अपने विवाह में स्वतंत्रता और खुलेपन की वकालत करता है कि भाई इसमें कोई जो है स्वतंत्रता की हानि ना हो, इस प्रकार से वो इस बात के पक्ष में है। दिस कॉन्ट्रास्टेड ग्रेटली विथ द विमेंट डिवोकेशन एंड सबमिशन बिमला
demonstrated in relation to her husband and country। जबकि यह बिमला का उसके पति मतलब उसके प्रति समर्पण का विरोधाभास प्रस्तुत करता है, और यह विरोधाभास कहीं न कहीं पे उसके अपने पति तथा देश के साथ संबंध में भी दिखाई पड़ता है। और ख़ास करके फॉर दैट रीजन, इसी कारण से बी टच्ड अपॉन द डेंजर ऑफ निखिल्स पैसन फॉर फ्रीडम बीइंग इम्पोजिशन रेदर देन मॉडर्न। यानी कि इसी संदर्भ में अगर देखें, खास करके इसी कारण से हम निखिल के आज़ादी के प्रति भावना को यह समझने का खतरा उठा सकते हैं कि यह उस पर लादी गई है विचारधारा, यह आधुनिक नहीं है। ठीक है, एट लीस्ट फ्रॉम बिमलाज पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके यह आधुनिक नहीं है, कम से कम बिमला के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह क्या नहीं है, बिमला के दृष्टिकोण से यह मॉडर्न नहीं है, जो खास करके जो ये निखिल है वो कर रहा है। ओके, द टाइटल ऑफ द नोवेल was not discussed to a greater extent, yet here are some ways of understanding it। यानी उपन्यास के शीर्षक की अगर बात की जाए, टाइटल की बात की जाए, उपन्यास के नोवेल के टाइटल की बात की जाए, तो खास करके उसके शीर्षक पर बड़ी हद तक विचार विमर्श नहीं हुआ है कि टाइटल क्या रखा जाए। टाइटल पर विचार अगर होता तो शायद यह टाइटल ना होता इस उपन्यास का। और ख़ास करके इसी संदर्भ में इसको समझने के कई तरीके हैं। अब 3 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 3 तरीके हैं समझने के इसको कि क्या किन चीज़ों के बारे में मेंशन है। पहला तरीका तो है भाई समझते हैं, फिर दूसरे तरीके के बारे में, फिर तीसरे तरीके के बारे में। 3 चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। एक तो द होम एंड द वर्ल्ड, बाजार तथा देश के औपनिवेशिक विषय के रूप में यह उपन्यास है। दूसरी बात ये है कि भाई द होम एंड द वर्ल्ड जो है ये लिंग संघर्ष के रूप में भी दिखाई पड़ता है। लिंग संघर्ष मतलब कि स्त्री और पुरुष के बीच का संघर्ष, उनके विचारों का संघर्ष दिखाई पड़ता है। एक तरफ तो बाजार और देश के औपनिवेशिक विषय में जानकारी मिलती है, उसमें एक प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है इस उपन्यास से। दूसरा, लिंग संघर्ष के रूप में इस उपन्यास को हम देख सकते हैं। तीसरा, हिंसा के बारे में भी कहानी आगे बढ़ती है। तो हिंसा के बारे मतलब हिंसा पर भी जोर दिया गया इसमें, मतलब हिंसा के बारे में या हिंसा के बारे में कहानी खास करके आगे बढ़ती है। तो आगे चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहली बात, द होम एंड द वर्ल्ड इज़ अ नोवेल अबाउट द कोलोनाइजेशन ऑफ द मार्केट एंड कंट्री। यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड इज़ अ नोवेल, द होम एंड द वर्ल्ड बाज़ार और देश के औपनिवेशिकवाद जो है या उपनिवेशवाद जिसको आप कहते हैं, उसके विषय में एक उपन्यास है, उसके विषय में है। डिस्क्राइबिंग एन इंडिविजुअल्स डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप बिटवीन वंस इमीडिएट नाइटबरहुड एंड मोर विडली। यानी कि यह उपन्यास व्यक्ति विशेष के अपने समीप के पड़ोसियों तथा संपूर्ण संसार से संबंधों को एक प्रकार संबंधों का वर्णन करता है। द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के संबंधों का वर्णन करता है। विल सम ऑफ अस सा द कैरेक्टर्स ऑफ निखिल इन अपोजिशन लाइट एंड हिज लिबरेशन। यानी कि जबकि हम में से कहीं ना कहीं पे कुछ निखिल के चरित्र को सकारात्मक प्रकाश में देखते हैं और कुछ लोग जो है खास करके उसको उसके उदारवाद को प्रगतिशील भी मानते हैं इसमें। ठीक है, उसका जो विचार है उसको प्रगतिशील कुछ लोग भी मानते हैं और कुछ लोग खास करके उसके विचारों को सकारात्मक बताते हैं। किसके विचारों को? निखिल के विचारों को। ठीक है, स्टेंस एज प्रोग्रेसिव, others considered it negative since his action made him an ally of the colonizing powers।
तो कुछ लोग निखिल के चरित्र को सकारात्मक प्रकाश में देखते हैं तथा उसके उदारवाद को प्रगतिशील मानते हैं, और अन्य जो हैं व्यक्ति वो खास करके इसको नकारात्मक समझते हैं इनके विचारों को, क्योंकि उसके कार्य औपनिवेशिक शक्तियों के सहायक लगते हैं। चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर के भी विचार कहीं ना कहीं पे यही हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक प्रकार से, कहीं ना कहीं पे सपोर्ट या सहयोग करते हैं कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक तंत्र का, या एक प्रकार से इंग्लैंड की सरकार का। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियों में सहायक लगते हैं किसके विचार, जो है निखिल के विचार, इसीलिए कुछ लोग इसको नकारात्मक भी मानते हैं। ठीक है। पावर हाउएवर, और ख़ास करके संदीप के द्वारा जो शक्ति, हम अलग प्रकार शक्ति को समझ सकते हैं निखिल के अनुसार। पावर हाउएवर वाज रिगार्डेड डिफरेंटली बाय संदीप, संदीप के अनुसार हम शक्ति को अलग तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? हु थॉट बिकमिंग एग्जैक्टली लाइक द ऑल पावरफुल वर्ल्ड इज़ द ओनली वे टू सेव हिज होम। उसका मानना क्या है? उसका मानना ये है संदीप का, वो शक्ति अलग प्रकार से, एक प्रकार से उसकी शक्ति को हम समझ सकते हैं। वो कहता है कि जो अपने घर को बचाने के लिए पूर्ण शक्तिशाली होने को एकमात्र रास्ता मानता है संदीप। ठीक है। संदीप ने क्या बताया? संदीप ने बताया कि द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ दोज हु रूल द वर्ल्ड, संदीप बाबू हैज़ टोल्ड अस। संदीप बाबू ने हमें बताया, संदीप बाबू हैज़ टोल्ड अस, संदीप बाबू ने हमें बताया, संदीप बापू ने हमें बताया कि जो लोग संसार पर शासन करते हैं, अस्त्र उनके दिखावे का हिप्नोटिज्म है। क्या है वो? हिप्नोटिज्म है। इज़ द हिप्नोटिज्म ऑफ देयर डिस्प्ले टू टेक द वोव ऑफ पॉवर्टी would be for them not merely a patience it world man society। संदीप बापू कहते हैं कि भाई जो लोग संसार पर शासन करते हैं, अस्त्र क्या होता है? उनके दिखावे का क्या होता है? एक जो है हिप्नोटिज्म होता है। और कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि निर्धनता उनके लिए मात्र एक प्रायश्चित है, इसका अर्थ आत्महत्या है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है। आगे समझते दूसरा जो पॉइंट आप भी है इस उपन्यास का, इस नोवेल का, वो है द होम एंड द वर्ल्ड एज द जेंडर स्ट्रगल, वो है लिंग संघर्ष। ठीक है। तो द होम एंड द वर्ल्ड लिंग संघर्ष के रूप में है, समझते हैं। एज मेंशन्ड बिफोर द नोवेल हैंडल्ड द सब्जेक्ट ऑफ पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन एंड वोमेन। जैसा कि पूर्व में ये पता चल गया, इंगित किया जा चुका है कि उपन्यास जो है वो स्त्री और पुरुष की स्थिति तथा उत्तरदायित्व को हैंडल करता है, उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है। इसके अलावा विच वेरियड डिपेंडिंग ऑन द डोमेस्टिक एंड कॉस्मोपोलिटन इन्वायरमेंट द ऑक्यूपाइड। इसमें खास करके जो भिन्न होती है, क्या भिन्न होती है? स्त्री और पुरुष की स्थिति जो होती है अलग अलग होती है, उसी उत्तरदायित्व को हैंडल करता है उपन्यास। और घरेलू तथा खास करके जो है कॉस्मोपोलिटन वातावरण खास करके जिसमें रहते हैं उस पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह कहानी जो है एडिशनली द स्टेटस ऑफ अ हाउसवाइफ वाज री-एवैल्यूएटेड थ्रूआउट द स्टोरी। खास करके इसके बाद में कहानी के आरंभ से अंत तक एक गृहिणी के स्तर पर पुनर्मूल्यांकन किया गया इस उपन्यास में। इसमें आप देखते हैं स्टोरी कहती है कि भाई व्हाट इज़ वाइफ, वाइफ की परिभाषा भी इसमें आप देख सकते हैं। एक पत्नी क्या है, इस पर भी बल दिया गया है इस उपन्यास में। व्हाट इज़ अ वाइफ, यह प्रश्न भी उठता है। तो खास करके व्हाट इज़ वाइफ, आ बबल ऑफ नेम ब्लाउन बिग विथ योर ओन ब्रीथ सो केयरफुली guarded night and day, yet ready to burst at any
पिनप्रिक फ्रॉम आउटसाइड। एक पत्नी क्या है? अ बल्बल ऑफ अ नेम ब्लाउन बिग विथ योर ओन ब्रीथ। ठीक है, या इस उपन्यास में आप देखते हैं जैसे जहाँ पर एक पत्नी क्या है, तो उस नाम मतलब एक प्रकार से वो पत्नी का नाम का बुलबुला है, एक प्रकार से वो नाम का बुलबुला है। पत्नी क्या है? नाम का बुलबुला है। किस नाम का बुलबुला है? जिसको तुम्हारी फूंक के द्वारा फुला दिया गया है और जिसकी दिन रात बड़ी सावधानी से निगरानी की जाती है पत्नी की। ठीक है, सावधानी पूर्वक क्या की जाती है? नाइट एंड डे निगरानी की जाती है, रात और दिन जिसकी निगरानी की जाती है। केयरफुली जो है गार्डेड, दिन रात उसकी निगरानी की जाती है। किसकी? पत्नी की। पत्नी के संदर्भ में यहाँ पर इस उपन्यास में इसकी व्याख्या की गई पत्नी की। इसके अलावा और वह किसी भी समय बाहर से पिन चुभ जाने पर फटने को तैयार रहता है। ये एक प्रकार से मतलब इस प्रकार का गुब्बारा, इस प्रकार का बबल है पत्नी। ऐसा यहाँ पर इस उपन्यास के सारांश में आप लिख सकते हैं, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। आगे तीसरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू है इस उपन्यास का, इस नोवेल का, वो है द होम एंड द वर्ल्ड एज अ स्टोरी अबाउट वायलेंस। हिंसा के बारे में कहानी प्रस्तुत है। ये मतलब हिंसा के रूप में एक प्रकार से इस कहानी को देखें। इन टाइम्स ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति के समय, निखिल्स हाउस सर्व्ड एज अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट द थर्मल ऑन द आउटसाइड। क्रांति के समय निखिल का घर बाहर की अशांति से बचने के लिए सुरक्षा का कार्य करता है। बैंडिट्स गेटिंग इन एड रोवरीज हैपनिंग चैलेंज्ड द सिक्योरिटी अ होम शुड पोसेस। खास करके निखिल का घर जो बाहर की अशांति से बचने के लिए सुरक्षा का कार्य करता है। इसके अलावा दस्युओं का घर में प्रवेश, दस्यु मैंने एक प्रकार से जो डकैती करने वाले, एक प्रकार से जो लोग हैं, उनसे भी रोबरीज होती रहती हैं। तो दस्युओं का घर में प्रवेश और घर में डकैती पड़ना घर की सुरक्षा को चुनौती देती है। स्पेशली यानी विशेष रूप से सिंस बिमला वाज द वन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि डकैती पड़ना जो है घर की सुरक्षा को चुनौती देता है। और ये विशेष रूप से जबकि बिमला उत्तरदायी थी इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये बिमला खास करके जबकि बिमला उत्तरदायी थी। और आगे यहाँ पर आप देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में मतलब कि बिमला सिंस वाज द वन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर कथन है कि आई कुड नॉट थिंक ऑफ माई हाउस एज स्प्रेड फ्रॉम माई कंट्री। मैं नहीं सोचती, बिमला कहती कि मैं नहीं सोचती कि मेरा घर मेरे देश में प्रथम है। इसके अलावा आई हैड रॉवेड माई हाउस, मैंने अपने घर को लूटा है। वह क्या कहती है? मैंने अपने घर को लूटा है। मैं नहीं सोचती कि मेरा घर मेरे देश से प्रथम है। वह यह कहती कि भाई मेरा जो घर है वह मेरे देश से प्रथम नहीं है, वो मेरे देश से के बाद में मेरा घर आता है। ऐसा उसका विचार है बिमला का। मैंने अपने घर को लूटा है। आगे कहती आई हैड रोबेड माई हाउस, आई हैड रोबेड माई कंट्री। वो कहती कि मैंने अपने घर को लूटा है, मैंने अपने देश को लूटा है। इसके अलावा आगे कहती कि माई कंट्री, आई रोब्ड माई कंट्री फॉर दिस सिन माई हाउस हैड कीज्ड टू बी माइन। यानी वो कहती है कि मैंने अपने घर को लूटा, मैंने अपने देश को लूटा है और इस कारण से अब मेरा घर मेरा नहीं रहा, मेरा देश भी मेरे लिए नहीं रहा। ऐसा उसका कथन है। वो कहती है कि खास करके वो कहती है कि भाई माई कंट्री आल्सो वाज इंट्रैंग्ड फॉर मी, मतलब मेरी कंट्री जो है मेरे लिए अब नहीं रही। मोर जनरली, अधिक सामान्य रूप से, हाउ एवर निखिल्स वेल्दी मैंसन वाज सफ़र इन द रेवोल्यूशन ड्राइव इन इंडिया देन।
खास करके अधिक सामान्य रूप से निखिल का धनी निवास क्रांतिरत भारत आधुनिक मतलब भारत अधिक सुरक्षित था। फॉर एग्जाम्पल द पॉवर्टी ऑफ हिज सर्वेंट पांचू विच वाज इज डेंजर। इसका कारण ये था कि उसका जो नौकर था पांचू, वो क्या करता था, वो नौकर संपत्ति की रक्षा करता रहता था और नौकर की संपत्ति खतरे में थी खास करके। तो इसलिए उदाहरण के लिए अगर समझ सकते हैं तो निखिल, खास करके निखिल का धनी निवास क्रांतिरत भारत अधिक सुरक्षित था। उदाहरण के लिए उसके नौकर की संपत्ति खतरे में थी। उसके नौकर का नाम क्या था भाई, पांचू था। ठीक है। थ्रो इनिटियली वेरी डिस्क्रिप्टिव which I considered as a plus but D gestivus not east मतलब कि dispentendum the novel equalized quickly and makes for an enjoyable read। मतलब नोवेल अच्छा है, पढ़ाई की दृष्टि से अगर आप पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे इसको। तो अब इस प्रकार से आपने नोवेल की समरी को समझा। कुल मिलाकर के नोवेल में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। पहला अध्याय विमला के द्वारा अपनी माँ की सुंदरता को याद करते हुए शुरू होता है। ठीक है। दूसरे अध्याय में आपको बताओ कि संदीप जो होता है, जिसे एक कुर्सी पर ले जाया जा रहा होता है स्वदेशी प्रचार करने के लिए, मंदिर के मंडप में आता है। हालांकि विमला को लगता है कि वह किसी तरह अप्रामाणिक है और वह स्वीकार करती है कि वह अपने भाषण के दौरान वह देवताओं के द्वारा लगभग चुना हुआ लगता है। ऐसा और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा इसमें होती। उपन्यास थोड़ा लंबा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक अगर आप लेंगे तो उसमें मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार आप और पढ़ सकते हैं इसको। बाकी अब हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में प्रश्न जहाँ से आने वाले हैं। आपको बता दूँ कि इसमें खास करके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें विमला, निखिल और संदीप, बड़ा रानी और अमूल्य भी इसमें एक पात्र है। ठीक है। विमला कंसीडर्स अमूल टू बी हर एडॉप्टिव सन। जो अमूल्य है उसको एडॉप्ट किया है विमला ने। विमला की कोई संतान नहीं है। विमला की कोई संतान नहीं, विमला और निखिल की कोई संतान नहीं है। विमला ने एडॉप्ट किया है किसको, अमूल्य को। अमूल्य नाम का उसका पुत्र है और इसमें एक पांचू भी आता है जो कि नौकर है। ठीक है, निखिल का। तो इस प्रकार से 4-5 पात्र हैं। मुख्य रूप से कहानी 4 पात्रों पर घूमती है, संदीप, बड़ा रानी, निखिल और विमला। ठीक है। इसके अलावा अमूल्य और पांचू ये भी पात्र हैं। ओके। अब इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आइए देखते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। प्रश्न आपका है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। बताएं इसका एक प्रकार से ऑथर कौन है, लेखक कौन है नोवेल एंड, मतलब इस नोवेल का, इस उपन्यास का लेखक कौन है, द होम एंड द वर्ल्ड का। तो इसके लेखक कौन है भाई, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, द नोवेल वाज ओरिजिनली रिटन इन। ये नोवेल जो है ये ओरिजिनल रूप में किस भाषा में लिखा गया है। तो ये लिखा गया, चूँकि बंगाल के थे ये, क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। बंगाली भाषा में इसका अनुवाद किया गया हिंदी मतलब अंग्रेजी में। ठीक है, जिसको आप पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन वाज द नोवेल फर्स्ट पब्लिश्ड। पहली बार नोवेल कब जो है पब्लिश हुआ था। 1916 में, 1916 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु ट्रांसलेटेड द नोवेल इनटू इंग्लिश। किसने इंग्लिश में इस नोवेल को ट्रांसलेट किया है, बताएं। तो किसने ट्रांसलेट किया भाई, सुरेंद्र नाथ टैगोर ने इसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में बंगाली से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पांचवा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हेन वाज द नोवेल ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कब जो है ट्रांसलेशन किया गया इस उपन्यास का, किस उपन्यास का, द होम एंड द वर्ल्ड का अंग्रेजी में कब इसका अनुवाद किया गया, सुरेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो अनुवाद किया गया 1999 में, 1919 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द नोबल इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ। बताइए इस नोबल का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। बताइए, डेक्का, बंगाल, मतलब कि ढाका, बंगाल, असम, या फिर एक प्रकार से दार्जिलिंग। ये किस आधार पर है, या बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड में? तो ये बंगाल के बैकग्राउंड में लिखा गया है। बंगाल के सेट पर एक वातावरण जो है इसका बंगाली, यानी कि जो एक प्रकार से जो बोलते नहीं, एक उपन्यास कला के तत्व है बैकग्राउंड उसका। तो ऑप्शन नंबर बी बंगाली। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके लिए आ चुका है, एग्जाम में आ सकता है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है, इन विच पीरियड इज द नोवेल सेट। बताएं, प्रश्न बड़ा अच्छा है। इन विच पीरियड, किस समय, इस मतलब कि इस नोवेल जो है ये किस समय के बारे में बताता है। अर्ली 20th सेंचुरी, या अर्ली 19th सेंचुरी, या मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, या एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो किस समय के बारे में यह नोवेल व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये खास करके अर्ली 20th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्षण इज रिफर्ड टू इन द नोवेल, एक प्रकार से रिफेयर्ड। तो बताएं, क्विट इंडिया मूवमेंट किस समय के बारे में है, या फिर डंडी मार्च एंड इट्स हीड, या स्वदेशी मूवमेंट, या नन ऑफ दीज। तो किसके बारे में है भाई यह खास करके, तो किस मूवमेंट्स के एक प्रकार से रिफर्ड करता है या आगे बढ़ाता है ये। तो वो नोवेल है, मतलब कि वो खास करके जो आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हाउ मेनी मेल करेक्टर, मतलब मेल करेक्टर आर दियर इन द नोवेल, यानी कि कितने एक प्रकार से पुरुष पात्र मतलब कि पुरुष पात्र है इस उपन्यास में। किस उपन्यास में, द हाउस एंड द वर्ल्ड में कितने पुरुष पात्र हैं। तो 3 पुरुष पात्र हैं। ठीक है, कौन कौन से पुरुष पात्र हैं, एक तो आपका निखिल है, एक उसका मित्र संदीप है, और एक आप ले सकते हो, चाहे आप मान लो पांचू को, और चाहे आप मान लो अमूल्य को। तो मुख्य पात्र में अमूल्य को आप मान सकते हैं मुख्य पात्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी मतलब मुख्य फीमेल कैरेक्टर्स आर देयर इन द नोवेल, मतलब कि जो फीमेल कैरेक्टर है वो कितनी है। तो फीमेल कैरेक्टर की बात की जाए तो 2 फीमेल कैरेक्टर हैं, एक है बड़ा रानी, ठीक है, बड़ा रानी, और दूसरी कौन सी है, बिमला। ठीक है, बिमला निखिल की पत्नी है। बिमला कौन है, निखिल की पत्नी है। बड़ा रानी निखिल की बहनी है, यानी बहन है, सिस्टर है, विधवा है जो कि। आगे बढ़ते 11वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन निखिल एंड संदीप। निखिल और संदीप के बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो इन दोनों के बीच में संबंध है, दे आर फ्रेंड्स, वह आपस में फ्रेंड है, मित्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 12वां नंबर प्रश्न देखिए, बिमला इज़ द वाइफ ऑफ, बिमला किसकी पत्नी, संदीप की पत्नी है, निखिलेश की पत्नी है, या निखिल का शॉर्ट फॉर्म है निखिलेश, या अमूल्य की पत्नी है, या फिर एक प्रकार से चंद्रनाथ की पत्नी है। तो बिमला जो है ये किसकी पत्नी भाई, ये बिमला संदीप की बिमला निखिल की पत्नी। मैंने आपको बार बार बताया, बिमला किसकी पत्नी है, बिमला निखिल या निखिलेश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और निखिलेश का मित्र है संदीप। अमूल्य जो है वो लड़का है किसका, बिमला का एडॉप्टेड बॉय है। ठीक है, यानी जो है गोद लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 13वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू लॉ कास्ट, मतलब लो कास्ट। इनमें से कौन सा पात्र, विच ऑफ, निम्न में से कौन सा पात्र या कौन सा चरित्र या कैरेक्टर निम्न जाति से बिलोंग करता है। निखिल निम्न जाति का नहीं भाई, और ना ही अमूल्य है, ना पांचू है। किसमें कौन सा है भाई, संदीप इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था, संदीप जो है जो कि मित्र है, निम्न जाति का है, और मकान में रहता है संदीप के। ठीक है, जिसकी दृष्टि में, संदीप की दृष्टि में बिमला जो है एक खूबसूरत देवी है, एक अच्छी महिला है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर देखेंगे, हु इज़ बड़ा रानी इन द नोवेल। बड़ा रानी इस नोवेल में क्या है, कौन है। ये वाइफ ऑफ संदीप नहीं, डॉटर ऑफ चंद्रनाथ नहीं, सिस्टर ऑफ निखिलेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सिस्टर ऑफ निखिलेश, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, हु इज़ द मतलब हु इज़ अमूल्य। अमूल्य कौन है।
अमूल्य जो है कौन है भाई? अमूल्य अ फॉलोअर ऑफ संदीप। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आप लगा। फ्रेंड्स ऑफ निखिलेश नहीं। लोअर ऑफ विमला नहीं। हस्बैंड ऑफ रानी नहीं। अमूल्य जो है आप फॉलोअर ऑफ संदीप, ये संदीप का फॉलोअर है और ख़ास करके संदीप का फॉलोअर है और एडॉप्टेड है किसके द्वारा? वो एडॉप्टेड है जो है बिमला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। चंद्रनाथ इज़ द मास्टर ऑफ। चंद्रनाथ एक प्रकार से यहाँ बताए, चंद्रनाथ इज़ द मास्टर ऑफ, तो ये निखिलेश के मास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हुज बोट इज ड्राउंड इन द नोवल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? मिर्जान्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां नंबर है, हु आस्क विमला टू स्टील मनी फ्रॉम निखिलेश ट्रेजरी। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा 18वें का? बिल्कुल संदीप इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, मतलब किसने विमला को एक प्रकार से अच्छा कहा, देवी के रूप में देखा? तो संदीप ही था। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी रुपीज डज विमला स्टील। कितने रुपए में? 5000। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन हिज फेवर ऑफ वायलेंस। इनमें से कौन सा जो करेक्टर है, चरित्र है, वो फेवर करता है वायलेंस का, हिंसा का? तो वो संदीप है। संदीप हिंसा का को समर्थन भी करता है, जबकि जो निखिल है वो हिंसा का घोर विरोधी है। मतलब अहिंसा का पुजारी निखिल है और संदीप जो है हिंसात्मक कार्रवाई भी करता है, उपद्रवी है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को देखा, जाना और समझा, तो निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो आपका ये चैप्टर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड था, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे और भी जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जैसे कि अमृता प्रीतम की रचना है पिंजर। ठीक है, द पिंजर द स्केलेटन, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो उसके बारे में भी, उसकी भी शॉर्ट समरी में, पिंजर की शॉर्ट समरी भी आपको दे दूंगा और आप आसानी से उसकी समरी को पढ़ लीजिएगा। आपका काम हो जाना है, तो शॉर्ट समरी अगर उसकी चाहिए तो उसके बारे में भी मैं पढ़ा दूंगा। और आप कहेंगे तो मैं एक मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का दे दूंगा, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका लगा हुआ है पेपर, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा हमेशा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।